संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय न्यायिक जांच टीम कल जामा मस्जिद पहुंची थी। और देखिए, फिर से टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, साक्ष्य जुटाए। न्यायिक आयोग की टीम मस्जिद के अंदर भी गई और 15 मिनट तक वहां पर रुकी। देखिए इस पर रिपोर्ट। संभल हिंसा की जांच पूरी हो गई है। शासन की तरफ से गठित की गई न्यायिक जांच आयोग की टीम संभल पहुंची। सबसे पहले न्यायिक जांच आयोग की टीम जामा मस्जिद इलाके में पहुंची और वहां लोगों से बातचीत की। इसके बाद टीम मस्जिद के अंदर गई। करीब 15 मिनट मस्जिद के अंदर ही रही और फिर मस्जिद से निकलकर संभल कोतवाली पहुंची। कोतवाली के अंदर जांच के बाद टीम हिंसा वाली जगह पर गई। हिंदूपुर खेड़ा इलाके में टीम ने लोगों से बातचीत की। जांच पूरी हो गई। जांच अभी चलेगी, 2 महीना चलेगी। 2 महीने में रिपोर्ट आप लोग सौंपेंगे। रूटीन काम के बाद न्यायिक जांच आयोग की टीम कुछ देर गेस्ट हाउस में रुकी और फिर वहां से रवाना हो गई। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से बाहर निकल रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे टीम के जो सभी मेंबर हैं, तकरीबन आधा घंटा जो टीमों ने यहाँ पर बैठकर मंथन किया। उसके बाद सभी अधिकारी, कमिश्नर, एसपी और डीएम के साथ साथ सर कुछ कहना चाहेंगे? सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। संभल में मस्जिद के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील का बयान सामने आया है। हिंदू पक्ष के वकील गोपाल शर्मा ने कहा कि दोबारा सर्वे की मांग नहीं की गई है। सर्वे कंप्लीट हो गया है। सर्वे के दौरान परेशानियां आईं। मस्जिद में कोई गड्ढा नहीं खोदा गया था। फोटो खींचने के लिए वजूखाने का पानी निकाला गया था। 10 दिन के अंदर सर्वे रिपोर्ट दाखिल होगी। कंप्लीट हो गया, सर्वे कंप्लीट हो गया। अच्छा, किसी भी तरह की क्या परेशानी आई थी सर्वे के समय में? क्या देखिए, सारे फोटो और जितने यूट्यूब पे चल रहे हैं वो आप सब लोगों को पता है। जो परेशानी आई थी, तभी तो पुलिस सर सर्वे में बेसिकली हुआ क्या, मतलब किस तरह की फोटोग्राफी थी जी, वीडियोग्राफी थी, और उसके अलावा कोई सैंपलिंग या सॉइल सैंपलिंग वगैरह कुछ भी नहीं? नो। तो फिर ये वजू का पानी बाहर निकाला जा रहा है या गड्ढे खोदे जा रहे हैं जिस तरह पे बाद में नहीं, ये सब भ्रामक खबरें हैं। कोई गड्ढा नहीं खोदा गया। वजू का पानी तो इसलिए निकाला गया था कि उसकी वजू खाने की फोटोग्राफी करनी थी। संभल हिंसा में 50 और उपद्रवियों की पहचान हुई है। उपद्रवियों के पोस्टर लगाने की तैयारी है। अब तक कुल 300 उपद्रवियों की पुलिस ने पहचान की है। संभल में जामा मस्जिद पर एएसआई का कंट्रोल नहीं है। स्थानीय लोगों ने मस्जिद पर कब्जा कर रखा है। एएसआई को अपनी ही संपत्ति का निरीक्षण नहीं करने देते हैं। वहीं मस्जिद में निर्माण कर मस्जिद के मूल रूप को बदल दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है। ये चौंकाने वाला खुलासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिए गए एएसआई के हलफनामे में हुआ। संभल हिंसा पर मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। ये हमारी सरकार, खासकर योगी जी की सरकार चाहती है कि वहाँ शांति बनी रहे, लोगों को राहत मिले, किसी का काम नहीं रुके, सारे कार्य। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जानबूझ के कराया गया दंगा था। अब ये अखिलेश यादव ही जाने, वो कह रहे हैं तो उन्होंने ही कराया होगा, इसीलिए वो कह रहे हैं। बागपत पहुंचे शिवपाल यादव ने संभल हिंसा को लेकर बयान दिया है कि बीजेपी मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार कर रही है। सरकार ने जानबूझकर दंगा करवाया। कराया है। अगर प्रशासन के लोग समझदारी से काम कर देंगे तो ये दंगा नहीं हो सकता। और इस दंगे में पुलिस प्रशासन की कोई। संभल में भले ही अब हालात बदल रहे हैं और बवाल के बाद अब अमन चैन लौट रहा है, लेकिन सियासी बयानबाजी भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए रविवार को महाकुंभ नगर जिला घोषित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें ये अस्थायी जिला 4 महीने के लिए बनाया गया है। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार ने इस अस्थायी जिले के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
महाकुंभ नगर का क्षेत्रफल लगभग 6000 हेक्टेयर है, जिसमें 4 तहसीलों को शामिल किया गया है। सदर, सौराव, फूलपुर और करछना, इन चारों जिलों के 67 गांवों को शामिल किया गया है। 4 महीने के लिए बने नए जिले के लिए विजय किरण आनंद को डीएम बनाया गया है। अधिसूचना के मुताबिक तहसील सदर के 25 गांव, तहसील सौराव के 3 गांव, तहसील फूलपुर के 20 गांव और करछना तहसील के 19 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच संगम नगरी में गंगा नदी के किनारे स्थित रसूलाबाद घाट का नाम बदल दिया गया है। अब देखिए, इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर प्रयागराज नगर निगम में प्रस्ताव पास हो गया है। रसूलाबाद घाट प्रयागराज के सबसे पुराने घाटों में से एक है और इसी घाट पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की अंतिम संस्कार को भी किया गया था। महाकुंभ से पहले योगी सरकार ने आदेश जारी करके इस घाट का नाम अमर शहीद के नाम पर जारी कर दिया। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं यूपी बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर लखनऊ में आज बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे मौजूद। साथ ही उनके साथ महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री और संगठन चुनाव के यूपी के पर्यवेक्षक विनोद तांबड़े भी मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव का ऐलान कर दिया है। देखिए, इसके तहत मंडल अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष तक का चयन होना है। मंडल अध्यक्ष के लिए लिमिट जो रखी गई है उम्र की, वो 35 से 45 साल के बीच में रखी गई है। तो वहीं जिला अध्यक्ष के लिए एज लिमिट 45 से 60 साल रखी गई है। बूथ समितियों का गठन 5 दिसंबर तक होगा। कैसे बीजेपी को मिलेंगे युवा नेता, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन में भारी फेरबदल की कवायद शुरू हो चुकी है। बूथ स्तर तक संगठन में बदलाव की तैयारी है। बीजेपी ने नए अध्यक्षों के लिए उम्र सीमा भी तय कर दी है। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बदलाव किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन के पुनर्गठन को लेकर जुटी हुई है और उसमें जिलाध्यक्ष से लगाकर बूथ अध्यक्ष समेत तमाम पदों पर भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन प्रक्रिया के तहत फेरबदल करने जा रही है। इसमें अगर बात की जाए जिलाध्यक्षों की, तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्षों के निर्वाचन प्रक्रिया की एक गाइडलाइन भी तैयार कर दी है। यानी कि 45 से 60 वर्ष की उम्र के बीच जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिलाध्यक्षों का जो अनुभव है वो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में 6 वर्ष का होना चाहिए। ये पार्टी ने सीधे तौर पर गाइडलाइन बनाई है। बीजेपी ने प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव का ऐलान कर दिया है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। 31 दिसंबर तक नए जिलाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। मंडल अध्यक्ष के लिए निर्धारित आयु सीमा 35 से 45 वर्ष होगी। जिला अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। संगठनात्मक चुनाव के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी। इसके अलावा बूथ समितियों का गठन 5 दिसंबर तक होगा। संगठनात्मक चुनाव के लिए प्रत्येक 3 जिलों के लिए एक केंद्रीय पर्यवेक्षक भी तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये तय किया गया है कि जिस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो उसे संगठन के चुनाव से दूर रखा जाएगा। साथ ही किसी भी तरह का आर्थिक अपराध न चल रहा हो। बीजेपी ने 2.5 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को जोड़ा है, जो कार्यकर्ता आधारित संगठन की ताकत को दर्शाता है। हमारे बूथ अध्यक्ष का चुनाव और बूथ समिति का गठन, मंडल अध्यक्ष का चुनाव, मंडल समिति का गठन और जिला अध्यक्ष का चुनाव और जिला कार्यकारिणी का गठन, ये सारा कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चल रहा है। उसमें आंतरिक लोकतंत्र विधिवत रूप से लागू है और एक आम सहमति के आधार पर कैसे जो है अधिक से अधिक लोग चुने जाएं। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इस समय आंतरिक लोकतंत्र के आधार पर संगठन का चुनाव करा रही है।
जिलाध्यक्ष के पद पर आवेदन के लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने योग्यताएं भी तय कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि विधायक, सांसद और मंत्रियों के जो परिवार के लोग हैं वो जिलाध्यक्ष नहीं बनाए जाएंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पैरोकारी से दूर हटके जो संगठन के लिए काम करने वाले पदाधिकारी हैं उनको जिले की कमान सौंपने की रणनीति पर बीजेपी मंथन कर रही है और उस दिशा में आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर जिलाध्यक्ष तक की रणनीति तैयार कर चुकी है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 55 से ज़्यादा जो जिलाध्यक्ष हैं उनमें फेरबदल करेगी, यानी कि नए जिलाध्यक्षों की तैनाती की जाएगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जताई है। उन्होंने मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस का हवाला देकर 2 या 3 से ज्यादा बच्चों की वकालत की है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस कहती है कि जब किसी समाज का प्रजनन दर 2.1 से नीचे चला जाता है तो वो धीरे धीरे धरती से गायब हो जाता है। प्रजनन दर का 2.1 से नीचे जाना चिंता का विषय है, इसलिए हमें 2 या 3 बच्चे जरूर करने चाहिए। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1च्या खाली येता कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे